नमस्कार दोस्तों, मालयन प्रेप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और 67 बीपीएससी मेंस की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। अब समय जो है आप लोगों के पास काफ़ी कम समय रह गया है। ऐसे में जो है जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं फॉर बीपीएससी मेंस, उसका जो है आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने इतिहास का, फिर करंट अफेयर्स का और फिर पॉलिटी का मैं जो है संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चाएं की थी। आज के वीडियो में हम जनरल स्टडीज पेपर 2 समान अध्ययन के पेपर 2 के सेक्शन 2 का जो है जिसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं उसके संभावित प्रश्नों को देखेंगे, ताकि आप जो है बहुत कम समय रह गया है, इन समय में आप जो है उस प्रश्न पर जो है प्रैक्टिस कर सके, ताकि आप जो है एग्जाम में जो है सफल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिना समय गवाए हम जो है उस प्रोबेबल क्वेश्चंस को जो है संभावित प्रश्नों को जो है हम देखते हैं, जिसमें पहला है, देखिए ये जो सेक्शंस है इसमें वैसे सिलेबस में इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों है। आप बीते कुछ वर्षों से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे होंगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहता है वो इकोनॉमी से ही क्वेश्चंस रहता है। कई बार ऐसे हुए हैं कि जो क्वेश्चंस जो है इकोनॉमी से ही पूछे गए, ज्योग्राफी को से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। कभी कभी ये हुआ है कि ज्योग्राफी से एक आध क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो इकोनॉमी से रहेगा। ठीक है, और हमने मेंस का जो वीडियो बनाया था उस आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तब देख लीजिए। उसमें मैंने आपको जो है बताया था कि कौन सा बुक्स पढ़ना है, कौन सा सेक्शंस पढ़ना है। तो हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और तमाम बुक का जो है पढ़ने के बाद हमारी टीम के द्वारा ये बनाया गया है 16 से 17 क्वेश्चंस जो 67 बीपीएससी मेंस में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो पहला है जैविक कृषि क्या है। जैविक कृषि क्या है, ऑर्गेनिक कल्चर। जैविक कृषि से क्या लाभ है, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। जैविक कृषि क्या है, जैविक कृषि से क्या लाभ है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यह किस प्रकार से बढ़ावा देता है। जैविक कृषि का प्रयोग करने वाले किसानों को प्रारंभिक वर्षों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस क्यों पूछ सकता है, क्योंकि 2024 तक, 23 तक, 24 तक, सरकार 2022 तक थी, उसको एक साल बढ़ाया गया। 2023-24 तक किसानों की आय दुगुनी करने का जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य रहा है। ऐसे में जो है सरकार जो है जो परंपरागत कृषि है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, उसके वो तो है, उसके आधार पे अन्य जो है कृषि के जो और भी आयाम है, जैविक कृषि हो चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, जिससे किसान की क्या हो, आमदनी बढ़े, चाहे वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का डेवलपमेंट हो। तो ये सब क्वेश्चंस इसीलिए जो है पूछे जाने की संभावना है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें 50% लोग अभी भी किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो एग्रीकल्चर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चंस जो है आपको 2 क्वेश्चंस जो है कम से कम रहेंगे ही, जिसमें आप जो मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी में, तो उससे आपको 2 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो यदि मान लीजिए आपका इकोनॉमी, आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन यदि सही है, एग्रीकल्चर से जितने डायमेंशंस हैं जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप दोनों क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से जवाब दे सकते हैं। इसीलिए बायोलॉजिकल आप जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मांग है, डिमांड है बहुत सारे एक्सपर्ट का, कि सरकार को जो है जैविक कृषि में को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसान की आय क्या हो, दुगुनी हो, किसानों की इनकम जो है बढ़ सके। तो जैविक कृषि जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल अपनाएगा, इसीलिए जैविक कृषि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैविक कृषि क्या है और जैविक कृषि किस तरह से धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। आपको पता है कि एसडीजी का 2030 तक जो है 17 गोल को पूरा करने का लक्ष्य है। तो जैविक कृषि का प्रयोग करने वाले किसानों को प्रारंभिक वर्षों में, कि बहुत सारे किसान जो है परंपरागत कृषि, क्योंकि जैविक कृषि को लेकर भी बहुत सारे गलत अवधारणाएं हैं, और प्रारंभिक वर्षों में जो है किसानों को देखा गया है कि कुछ जो है संकट का सामना, जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो इस कौन सा समस्या का सामना करना पड़ता है, वो समस्या को भी आपको लिखना होगा, एक और समाधान भी आपको बताना होगा। तो ये आपका अच्छा जो है एक आंसर बनेगा, और इसमें जो है हम क्वेश्चंस जांच करने वाले आपको अच्छे नंबर्स दे सकते हैं। तो इसके लिए जैविक कृषि के जितने भी डायमेंशन बन सके हमने क्वेश्चन बनाया है, उसको जो है आप एक बार जो है इस क्वेश्चंस पे जो है आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केट, कृषि विपणन। और आपने देखा था कि कृषि जो आंदोलन जो कानून लाया था, उसके कृषि एग्रीकल्चर फार्मर जो लॉ बना था, एग्रीकल्चर लॉ बना था, उसका कितना व्यापक विरोध हुआ पूरे देश में, और फिर जाके जो है सरकार के द्वारा उस एग्रीकल्चर कानून को जो है वापस ले लिया गया। उस एग्रीकल्चर में ये भी था कि सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा था इससे जो है एग्रीकल्चर मार्केट जो का विकास होगा। तो एग्रीकल्चर मार्केट जो है क्वेश्चंस जो है इस 1-2 साल में बने हैं, तो इससे बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो एग्रीकल्चर विपणन क्या है, कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं, और कृषि विपणन की क्या बाधाएं हैं उसकी बताइए, और सरकार के द्वारा इसके लिए उठाए गए उपायों को भी बताइए। अब तक सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, उसके लिए हमको यहाँ पे उपाय भी बताना होगा, उस स्टेप्स को भी बताना होगा। नेक्स्ट है आधारिक संरचना क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आधारिक संरचना उत्पादन का समर्थन कैसे करती है, ये पूछ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन को कैसे जो है ग्रोथ करती है, कैसे जो है संवर्धन करती है, प्रमोट करती है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना योगदान करती है, क्या आप सहमत हैं, आप कारण बताइए। पूछ रहा है कि किसी देश की जो विकास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मदद करता है, योगदान करता है, क्या आप इससे सहमत है, कारण बताइए। तो आपसे आधारिक संरचना पूछ रहा है, आधारिक संरचना से प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का क्या योगदान है, आपको बताना होगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा, तो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन। आधारिक संरचना क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, शिक्षा और रोड्स, सड़कें, ठीक है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सोचिए यदि ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का जबरदस्त है तो सिंपल सी बात है उस देश की जो है काया पलट हो जाती है। तो इसके बारे में आपको जो है बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के विकास में 2 गंभीर नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को उजागर करें। और भारत की पर्यावरणीय समस्या में एक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, एक तो यह निर्धनता जनित है, और दूसरा जीवन स्तर में संपन्नता का कारण भी है। यह क्या सत्य है, तो हमें ये पर्यावरण के बारे में बताना है, क्या यह निर्धनता जनित भी है पर्यावरण, और दूसरा ये दूसरे संपन्नता का कारण भी है पर्यावरण, ये क्या सत्य है, इसके बारे में बताना है। और भारत के विकास में जो 2 गंभीर नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव होते हैं, भारत के विकास में, भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें 2 जो पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, 2 नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं पर्यावरण पे, उसके बारे में बताना है। और एक कथन है कि पर्यावरण समस्या की एक विरोधाभास है, क्योंकि ये निर्धनता जनित भी है और दूसरा जीवन स्तर में संपन्नता का कारण भी है, इसके बारे में बताना है। तो पहले मैं आपको बार बार बोलता हूं, पहले क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस के कितने पार्ट्स हैं, और फिर पार्ट्स बाय पार्ट्स जो है उस क्वेश्चंस को आप आंसर देते चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आप इस बात से सहमत है कि मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल में निवेश किए बिना $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत के लिए एक सपना ही बनकर रह जाएगा, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2024 तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था के कहां तक पहुंचे, $5 ट्रिलियन तक। आपको पता है कि इंग्लैंड को ब्रिटेन को पछाड़ के भारत जो है विश्व में कितनी बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और क्रय शक्ति के आधार पर, पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि हम ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी में निवेश नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को, तो मानव पूंजी क्या है उसके बारे में आपको बताना है, और किस तरह से मानव पूंजी से हम $5 ट्रिलियन जो है पहुंच जाएंगे, भारत जो है पहुंच सकता है,
उसके बारे में भी हमको बताना है, और ये भी बताना है कि हम मानव पूंजी में कहाँ कमी कर रहे हैं जिसके कारण ऐसा लगता है कि हम $5 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो कारण होगा जिसके कारण हम नहीं पहुंच पाएंगे, जो कमियां होगा मानव पूंजी में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस कमियां को कैसे दूर किया जाएगा उसके उपाय को भी आप लिख दीजिएगा, और उसके बाद क्या होगा, आपको अच्छा आंसर मिलेगा। तो मान लीजिए ये कथन है, तो इसमें बहुत सारी चीज छुपा हुआ रहता है, इसीलिए क्वेश्चंस को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए और यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट जो है सोचने का मौका मिलेगा। यदि ज्यादा आप सोचने में लगा दीजिए 5-7 मिनट, तो क्या होगा, फिर आपको लिखने की जो 400 वर्ड में अच्छे आंसर लिखने की बात है, तो वहां पे आप गड़बड़ा दीजिएगा। मान लीजिए आपने सोचा नहीं, लिखना शुरू कर दिया, तो वहां भी क्या होगा, आप भटक जाइएगा। क्वेश्चंस क्या पूछा है और आंसर आप क्या लिखिएगा, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए। इसीलिए माय ऑनलाइन प्रेप के तरफ से आपको जो है मोस्ट प्रोबेबल जो है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जो है हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, ताकि आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाए और भगवान जो है आपको 67 बीपीएससी मेंस में जो है सफल बनाए। नेक्स्ट क्या है, भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी 2014-15 में, और लेकिन इसने अभी तक कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया है। चर्चा कीजिए। पहले तो हमें जो है भारत का विनिर्माण के क्षेत्र में, भारत का पहले ही आपको लिखना है विनिर्माण क्या है, विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है, और फिर उसके बाद क्या है, मेक इन इंडिया के बारे में बताना है। मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुई, उसका क्या उद्देश्य था, और अब तक जो है भारत, आपको फिर थर्ड टाइप क्या है कि मेक इन इंडिया जो है उसका उद्देश्य था, विनिर्माण क्षेत्र ये है, भारत में ये पोजीशन है, तो मेक इन इंडिया योजना इतनी अच्छी थी, तो फिर भी जो है वो मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पाया जो मेक इन इंडिया का उद्देश्य था, भारत सरकार का उद्देश्य था। उस कारणों को लिखना है, और उसके बाद उसको उपाय को भी आपको लिख देना है। ये कारण है, यदि सरकार की यहाँ कमी रही, सरकार ये करती तो फायदा होता, तो ये लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर जबरदस्त होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि भारत अपनी, देखिए क्वेश्चन जनसंख्या से क्वेश्चन रहेगा ही इस बार, ये एकदम आप सोच लीजिए, जनसंख्या से आपको क्वेश्चंस रहना ही है। चाहे आपको करंट अफेयर्स में डाल दे, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का सेक्शन बी में, या आपको सामान्य अध्ययन पेपर 2 का सेक्शन बी में जो है, जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, उसमें आपको क्वेश्चंस डाल दे। यदि भारत अपनी जनसांख्यिकी क्षमता का दोहन करना चाहता है, मतलब यूज करना चाहता है चाइना की तरह, तो यहाँ के युवाओं के लिए कौशल अर्जन, जो स्किल डेवलपमेंट, एक पूर्व परीक्षा इस संदर्भ में कौशल विकास में की गई विभिन्न पहलुओं की परीक्षा की चर्चा कीजिए। लिखा है, इफ इंडिया वांट्स टू टैप इट्स डेमोग्राफिक पोटेंशियल देन स्किल एक्विजिशन फॉर द यूथ इज ए प्री रिक्वेस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए, यदि भारतीय जनसंख्या, तो भारत का जनसंख्या स्थिति को बताना है, फिर उसका जो है उसकी भारत की जो है क्षमता को बताना है, भारत की जो क्षमता है जनसंख्या का उसके बारे में, फिर यहाँ कौशल विकास क्या है, कौशल, फिर युवाओं, ये भी देखना है कि आपको जो है जनसंख्या का कुल युवा कितना है, ठीक है, युवा के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद कौशल विकास, 15 से 29 साल वाले को क्या बोलते हैं, युवा बोलते हैं, यूथ। तो कौशल विकास के बारे में लिखना है, कौशल विकास क्या है, कौशल विकास से कैसे जो है युवाओं को जो है स्किल्ड जो है किया जा सकता है, और सरकार ने अब तक जो है क्या क्या किए गए हैं और कहाँ पे जो है कमी रह गई है, उसके बारे में भी आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चंस आपको जितना, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चंस होगा वो उतना इजी होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बड़े क्वेश्चन देख के जो है उनको लगता है ये हार्ड है, नहीं हार्ड है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चंस क्या होता है कि उसमें आपको तोड़ तोड़ के सारे स्टेप को बता दिया जाता है कि आपको ये लिखना है, इसके बाद ये आंसर, क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उस पर आंसर लिखना है, तो मजा आता है आंसर लिखने में। और ये कथन टाइप का यदि छोटा सा रहेगा, उस पर चर्चा करने के लिए बोलेगा, मतलब मान लीजिए ये यही चीज है। और इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे ये मेक इन इंडिया के बारे में, या इससे पहले हमने मानव पूंजी के बारे में दिया था, $5 ट्रिलियन बनेगा, इस पर स्पष्ट कीजिए। ये एक स्टेटमेंट एक स्टेप में लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे आपको जो है कठिन हो जाता है लिखना।
इसीलिए कठिन तो नहीं होता है, मगर मैं बोल रहा हूं कि जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया तो उनके लिए कठिन नहीं है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है तो उनके लिए लगेगा कठिन लगेगा। इसीलिए छोटा क्वेश्चन है तो उसको जो है समझिए और तोड़िए उसको, जैसे हमने आपको तोड़ के बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग उद्योग जो है मूल्यवर्धन करते हुए किसानों को उपभोक्ता से जोड़ता है। चर्चा करें तो आपको पहले फूड प्रोसेसिंग क्या है उसके बारे में लिखना है, और उसका जो है किसानों को जो है उपभोक्ता से कैसे जोड़ता है उसके बारे में आपको चर्चा करना। फिर नेक्स्ट है भारत ने इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता क्यों है। भारत को इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसमें भारत सरकार को जो है इसमें जो है देना चाहिए उसके बारे में लिखा है। सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि आपको पता है इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता क्यों है। तो पहला पॉइंट तो यही है किसानों की आय की दुगुनी करना, इसके लिए प्रोत्साहन होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही, सिर्फ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन पे ही, जैसे नहीं धान चावल उपजा के ही आप जो है किसान की आय नहीं बढ़ सकती है। किसान को एग्रीकल्चर मार्केटिंग की व्यवस्था करना होगा, फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था करनी होगी। समझ रहे हैं बात को, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं, फूड प्रोसेसिंग क्या हुआ, जैसे गेहूं से जो है बिस्किट बन जाना, समझ रहे हैं, तो बिस्किट का क्या होगा दाम, जो बिस्किट बन जाना तो क्या होगा, गेहूं से बिस्किट कितने चरण में बने होंगे, आटा बना होगा, फिर जो है बिस्किट्स बना होगा, तो ये फूड प्रोसेसिंग है। तो फूड प्रोसेसिंग से क्या होगा कि किसान जो है सीधे उपभोक्ताओं से संपर्क में आएंगे। और फूड, समझ रहे हैं बात को, अब भारत ने इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए उसके बारे में लिखना है। और साथ ही साथ सरकार, और इस यहां पे देखिए एक बात चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि जहां भी कोई क्वेश्चन हो तो बिहार का संदर्भ जो है सोचना मत भूलिएगा। जैसे फूड प्रोसेसिंग हो तो यहां बिहार के बारे में सोचिए। मैंने आधारिक संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताया, तो बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। जनसंख्यिकीय स्थिति बताया, तो जनसंख्या कौशल विकास के तरह जो है उसको कैसे, उसको बिहार संदर्भ में भी क्वेश्चंस पूछ देता है। तो जब भी कोई क्वेश्चंस बनाए तो यदि बिहार के संदर्भ में बनता है, कुछ कंटेंट मिलता है, पॉइंट्स मिलता है, तो उसको भी जरूर लिखिए। उससे क्या होता है, आपके आंसर का क्या होगा, वेट बढ़ेगा। वैसे तो क्वेश्चन में डाल ही दिया जाता है, बिहार के संदर्भ में जोड़ के पूछता है, ना पूछे तो बिहार में के संदर्भ में लिखने से चूकिए मत, क्योंकि आप एग्जाम क्या दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार के संदर्भ में लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां भी खाद्य प्रसंस्करण में बिहार की क्या स्थिति है, समझ रहे हैं बात को, और सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए बिहार के लिए क्या कदम उठाया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ भारत हटा के बिहार को जोड़ देगा। तो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आप जो है मान लीजिए ये 16-17 क्वेश्चन हो, तो मान लीजिए 34 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि आपको बिहार के संदर्भ में भी जोड़ के आपको नोट्स बना के लिखना है, इसको भी याद रखिएगा। गरीबी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गरीबी बेरोजगारी से क्वेश्चंस रहते ही हैं बीपीएससी में। गरीबी क्या है, गरीबी के मुख्य कारण को बताइए। सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भारत में गरीबी और लोगों के नियम जीवन स्तर का अस्तित्व बना हुआ है। चर्चा, गरीबी क्या है, गरीबी का कारण पूछा जा रहा है, और सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी आज जो है गरीबी बनी हुई है। तो सरकार कहाँ पे फेल हो रही है, सरकार के प्रोग्राम्स के मुख्य प्रोग्राम को लिखिए आप, वहां पे क्या कमी रह गई है, क्या समाधान होना चाहिए, अपने जो है तर्क संगत उत्तर लिख के आपको निष्कर्ष अच्छा लिख देना है। नेक्स्ट है बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। भारत में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसे दूर करने के लिए चलाए जा रहे मुख्य कार्यक्रम की चर्चा कीजिए। बेरोजगारी क्या है, क्या समझते हैं, भारत में किस तरह की बेरोजगारी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और भारत सरकार वर्तमान स्थिति में इसे दूर करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, इसमें बिहार संदर्भ में जोड़ दीजिएगा। बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो भी 5-10 कार्यक्रम का नाम यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। हर साल जो है सरकार का जो है आप देखते हैं बजट निकलती है, सरकार का लक्ष्य रहता है इतना हमको 2 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख समथिंग करोड़ रुपया हमको विनिवेश से जो है अपना रेवेन्यू बढ़ना है। तो ये जो है क्वेश्चंस रहते हैं न्यूज़ में, तो आप इससे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इसको भी समझिएगा। विनिवेश से क्या समझते हैं, भारत सरकार की विनिवेश पॉलिसी क्या है उसके बारे में लिखिए। क्या यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना का उद्देश्य।
ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा देना और गरीब किसान को संकट से उबरने में मदद करना है। इस संदर्भ में पीएम किसान योजना की चुनौतियां का परीक्षण कीजिए। चैलेंजेस क्या है किसमें? पीएम किसान योजना। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है, पीएम किसान योजना क्या है और किस तरह ये ग्रामीण उपभोग बढ़ावा देना में मदद करता है, किस तरह से गरीब किसान को संकट में मदद करता है, और पीएम किसान योजना का जो है चैलेंजेस क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 3 भाग में क्वेश्चंस है, 3 पार्ट में, तो आपको ये समझ के आपको लिखना है। देखिए मैं चाहता तो जो है आपको सीधे यहाँ पे वीडियो बना देता और पीडीएफ दे देता, समझ रहे हैं कि आप यहाँ इस क्वेश्चंस पे जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस बार के बीपीएससी मेंस के लिए, 64 बीपीएससी के लिए। मगर मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस है, इसको किस तरह से समझना है और किस तरह से जो है आप जो है पाठ करना है उसको और फिर उसको लिखना है, इसीलिए मैं जो है यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, क्या आप इस बात से सहमत है भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार की रिकवरी का अनुभव किया है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो वी आकार की अर्थव्यवस्था, कोरोना के बाद सरकार जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वी आकार की, जो कोरोना काल था 2 साल, तो हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह जा रही थी और जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है इस तरह से गई। तो ये वी आकार की आकृति क्या आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इसके बारे में भी आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वी आकार की अर्थव्यवस्था क्या है और भारत ने वी आकार की रिकवरी का अनुभव किया है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। किस तरह से हम वी आकार की अर्थव्यवस्था भारत ने रिकवर किया है उसके बारे में उत्तर आपसे मांग रहा है, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति, इससे भी क्वेश्चंस जो है विगत वर्षों में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हरित क्रांति ने भारत में अनाज उत्पादन को बढ़ावा दिया है। देखिए तो हरित क्रांति क्या है, वो किस तरह से भारत में अनाज उत्पादन को बढ़ावा दिया है, पहले तो यही लिखना है आपको, यहाँ एक स्टेप हुआ। परंतु उसने अनेक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न किया है, परंतु हरित क्रांति से जो है अनेक पर्यावरण समस्या उत्पन्न किया है, उसको हमको स्पष्ट करना है। इसकी व्याख्या उदाहरण सहित समझे, दिखाइए क्या बोल रहा है आपको, इसकी व्याख्या जो है उदाहरण सहित दे रहा है, एग्जाम्पल सहित आपको बताने के लिए बोल रहा है किस तरह से जो है हरित क्रांति ने पर्यावरण समस्या जो है उत्पन्न किया है। तो 3 टाइप हुआ, तो 3 पार्ट में आपको बांटना होगा। इसीलिए नंबर भी, जैसे मान लीजिए आपका 36 नंबर है तो ये हो गया आपका लगभग 14 नंबर, जो 14 28 और 8 उदाहरण आप दे दीजिएगा तो 8 नंबर लगभग ये रहेगा, इस तरह से रहता है 36, समझ रहे हैं। तीनों पार्ट देखेगा आपको एग्जामिनर, आप उनको जो है लगेगा कि नहीं अच्छा लिखा है, तीनों पार्ट को जो है समझाया है तो आपको देगा, तो ये देखता है एग्जामिनर। ये नहीं कि आप हरित क्रांति देखे और टूट पड़े, जो भी हरित क्रांति क्या है, कब हुआ, क्यों किया गया, कारण क्या है, पूछा नहीं है, फिर भी आप जो है लिखे जा रहे हैं, लिखे हरित क्रांति से इन राज्यों को फायदा हुआ, इन राज्यों को घाटा हुआ, वो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मगर हमने आंसर लिखा, हमें एग्जाम हॉल से निकल गया, अरे यार जो है कॉपी को हमने फाड़ दिया, जबकि फाड़े नहीं है बेटा। आप जब रिजल्ट आएगा तो आप जो है कॉपी जांच करने वाला आपका मार्क्स देके जो है फाड़ देगा, समझ रहे हैं बात को। इसीलिए जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसी पर आप गौर करके उसी टाइप का आंसर लिखिए। इसीलिए बोला जाता है विद्वान नहीं बनना है आपको। जनरल स्टडीज मतलब क्या होता है, सामान्य अध्ययन, मतलब आपको इसका जो है सामान्य नॉलेज होना चाहिए, ना कि डीप नॉलेज, इसका गौर रखिएगा। ये डीप नॉलेज सब्जेक्ट का नाम नहीं है, सामान्य अध्ययन। उसको अब हर चीज को जो है आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए, सामान्य नॉलेज होना चाहिए, ना कि इस पे आप पीएचडी किया हो। इसीलिए जो क्वेश्चंस पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना का ही जवाब दीजिए, ज्यादा जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं बिहार में निर्धनता का प्रमुख कारण है। तो प्राकृतिक विपदाएं क्या है लिखना है। बिहार के लिए आपको जानते ही है, बाढ़ और सूखा, यहाँ जो है 2 मसूरे भाई यहाँ बिहार में जो है हमेशा से मौजूद रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं बिहार में निर्धनता के प्रमुख कारण हैं, कैसे उसको स्पष्ट करना है। निर्धनता क्या है उसके बारे में भी लिखना है। क्या आप इस कथन से सहमत है कि इस पर अपना विचार बताइए। ये बोला जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल डिजास्टर है वो बिहार में निर्धनता के लिए प्रमुख जिम्मेदार है। क्या आप इससे सहमत हैं, दोनों को आप लिखिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं कि हाँ सहमत है उसमें पॉइंट लिखे,
सहमति और असहमति, पक्ष और विपक्ष में भी लिखना है। तो असहमत विपक्ष करने का अर्थ हुआ सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही नहीं है कि निर्धनता का प्रमुख कारण है, बहुत सारे कारण है, सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, भौगोलिक कारण भी है, समझ रहे हैं, जनांकिकी कारण भी है, ये सब तमाम कारण भी है, ये कारण को भी आपको लिखना है। और ये सारे जो एक्सपेक्ट मैंने बताया है, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, जनसांख्यिकी, इसके बारे में भी ये इन कारणों का भी आपको उल्लेख करके, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के उद्योगों का परिचय देते हुए भारत में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्तरदायी कारकों की पहचान करने के लिए, याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के कौन से उद्योग है उसके बारे में बताना है, और भारत में उद्योगों की स्थापना हेतु जो है इंपॉर्टेंट जो है कारक है, फैक्टर है, उसके बारे में बताना है। साथ ही बिहार में उद्योगों के विकास की क्या संभावना है। अभी आपको जैसा पता है कि भारत में जो है, बिहार में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है, और काफ़ी सारे जो है इन्वेस्टर समिट भी हुए हैं। तो भारत में पूछ सकता है ये कि बिहार में उद्योगों की क्या संभावना है, तर्क और जो है पक्ष विपक्ष में आंसर लिखने कि क्या पॉजिटिव है कि बिहार में उद्योग की बढ़ोतरी हो सकती है, और क्या कमी रही है कि नहीं हो सकती है, किन कारणों से बिहार में उद्योग का जो है बढ़ावा नहीं होगा, सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए उद्योग के लिए, ये तमाम चीज़ आपको लिखना है। यहाँ मैंने भारत का नाम दे दिया, कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स है जो है आपको जो है बिहार में है जिसके कारण उद्योग को बढ़ावा हो सकता है, कितने प्रकार के उद्योग लग सकते हैं, उद्योगों की परिचय देते विभिन्न प्रकार के उद्योगों का उल्लेख कर देना है। यहाँ भारत को मैंने भी जोड़ दिया, यहाँ भारत के बारे में भी आप आंसर में जो है स्टार्ट करने के लिए यहाँ भारत के बारे में भी आप थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस तरह से प्रभावित किया, स्पष्ट किया। देखिए ये सब और हार्ड हो जाता है, ये एक लाइन का है। अब पहला क्या है, उदारीकरण बताना है, रोजगार बताना है, रोजगार से जो है किस तरह से जो है रोजगार के प्रतिमान मतलब एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को किस तरह से प्रभावित किया है इसने, उदारीकरण ने 1991 के बाद, ये सब समान चीज आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको एक लाइन का है मगर इसमें बहुत सारी राज छुपा हुआ है। तो पहले उदारीकरण, उदारीकरण क्या है, उदारीकरण क्यों किया गया उसके बारे में, उदारीकरण से जो है क्या क्या फायदा हुए, फिर उसके बाद रोजगार के जो प्रतिमान थे, पहले उदारीकरण से पहले रोजगार के पैटर्न क्या थे, एग्रीकल्चर आधारित था, मगर धीरे धीरे एग्रीकल्चर का क्या हुआ, जीडीपी में जो है परसेंटेज घटा, धीरे धीरे जो है विनिर्माण सर्विस सेक्टर का बढ़ा। तो किस तरह से, और देखते हैं उदारीकरण के बाद जो है सर्विस सेक्टर बूम करता है। तो ये क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स है, किस तरह से बदला। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो 67 बीपीएससी मेंस के लिए। आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।